गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी की इस क्लास में आलेख विषय के बारे में समझाऊंगी। तो सबसे पहले तो आलेख की परिभाषा क्या है, मतलब आलेख क्या होता है और इसे कैसे लिखना होता है, तो मैं इस बारे में आज आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले तो आलेख की परिभाषा क्या है, किसी एक विषय पर गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को आलेख कहा जाता है। मतलब ये गद्य पद्धति में लिखा जाता है। दो तरह की पद्धति होती है, एक होता है गद्य और दूसरी है पद्य। ठीक है, गद्य भाग जो होता है इसमें कहानियां आलेख वगैरह लिखते हैं, हम ऐसे पैराग्राफ में लिखते हैं। पद्य में हम कविताओं के अनुसार, जैसे कविता, दोहे या जो कवि लोग लिखते हैं वो पद्य भाग होता है। तो ये जो है गद्य प्रधान अभिव्यक्ति है, अपने मन के भावों को हम अभिव्यक्त करते हैं तो पैराग्राफ में उसको हम लिखते हैं। फिर गद्य लेखन की वह विद्या है जिसमें लेखक अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक कह सकता है। यानी इसमें कुछ विषय ऐसे दिए जाते हैं कि इस पे आलेख लिखिए, हम अपने मन के विचारों को, अपने मन के भावों को या अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक कह सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरह से इसकी ये परिभाषा है। किसी एक विषय पर गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को आलेख कहा जाता है। गद्य लेखन की वह विद्या जिसमें लेखक अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक कह सकता है, आलेख कहलाता है। अब लेख से पूर्व आ उपसर्ग जोड़ने से आलेख शब्द बनता है। अब बच्चों, आपने लेख तो जैसे आप लिखते ही हो, हम जब छोटी क्लास में होते थे तो ये कहा जाता था कि गाय पर एक लेख लिखो, माँ पर लेख लिखो, जिसको हम निबंध बोलते थे। निबंध जो है वो बड़ी क्लास में जैसे जैसे हम पढ़ते थे तो निबंध विस्तार से लिखा जाता था, उसमें बहुत ज़्यादा हमें लिखना पड़ता था। लेकिन लेख जब हम लिखते हैं उसमें हमें, मतलब गाय पे लिखना तो हम शुरू कर देते हैं कि गाय को हम माता के समान उसकी पूजा करते हैं, उसके दो सींग होते हैं, उसकी दो आंखें होती हैं, जैसे छोटे बच्चे लिखते हैं ना 3rd 4th तक में, तो वो लेख होता है। तो लेख में यदि आ उपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो वो आलेख बनता है। वैसे तो ये निबंध का ही छोटा रूप होता है लेख। ठीक है, हम बड़े क्लासेस में जाते हैं तो हम निबंध लिख देते हैं, वैसे हम ये जो लेख लिखते हैं ये छोटा रूप होता है उसका ही। तो इसमें यदि हम आ उपसर्ग लगा देते हैं तो वो आलेख बन जाता है। अब आ उपसर्ग लगाने से लेख के सम्यक सर्वांग संपूर्ण होने को व्यंजित करता है। जो आ उपसर्ग है किस बात को, यानी लेख जो है अपने आप में बिल्कुल सही हो जाएगा और सब तरह से वो हर तरह से पूर्ण होता है, उसको व्यंजित करता है। आलेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं जो हमें आलेख लिखने होते हैं, जैसे साहित्य से संबंधित, खेलकूद, समाज, राजनीति, फिल्म, व्यापार, विज्ञान आदि किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है आलेख। ठीक है, अब आ जाता है आलेख के आवश्यक तत्व कौन से होते हैं। यदि हमें आलेख लिखना है तो हम अच्छी तरह सही ढंग से उसको लिख सके ताकि उसमें हमें पूरे नंबर मिल सके। पढ़ने वाला जो है उसे पता चले भी हाँ वाकई में आलेख के बारे में जानकारी रखने वाला बच्चा है और इतना अच्छा लिखा है, तो वो नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए भी हमें पूरे नंबर मिल जाए पेपर में। यदि ये 5 नंबर का आ जाता है तो 5 में से 5 लेने हैं। तो हमें किस बात का ध्यान रखना है, इसके आवश्यक तत्व क्या है। सबसे पहले भाषा सहज, सरल तथा प्रभावी होनी चाहिए। सरल भाषा का, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को अच्छी तरह से समझ आ सके। यदि हम कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो पढ़ने वाला उस शब्द का अर्थ नहीं जान पाएगा, तो उसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो हमें भाषा प्रभावशाली रखनी है। दूसरा आता है विचार विश्लेषणात्मक शैली में प्रस्तुत करने चाहिए। हमें अपने विचार में एक कहानी की तरह नहीं है कि हम कहानी सुना रहे हैं सीधी साधी से तरह से और लोग जो उसको सुन लें, और ऐसे नहीं हमें लिखना है, कहानी नहीं करनी है। इसमें वर्ड्स लिमिट होती है, वर्डों मतलब शब्दों की जो है लिमिट रखी जाती है। आपको ये आएगा 40 से 50 शब्दों में लिखिए या 70 से 80 शब्दों में लिखिए, 80 से 100 शब्दों में लिखिए, इस तरह से होते हैं। तो हमें अपने जो विचार हैं विश्लेषणात्मक शैली में प्रस्तुत करने हैं। यानी हम यदि किसी घटना पर
आधारित आलेख लिख रहे हैं तो घटना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, तो वो सारी बातें जब हमें ना वो 6 ककार दिए जाते हैं भी क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, तो उसी के आधार पर हमें जो है अपना आलेख लिखना है। वो टॉपिक जो है दिए भी ऐसे ही जाते हैं ताकि हम उस आधार पर, उसी के आधार पर लिख सकें, ये नहीं कि हम कहानी की तरह ही लिखने लग जाएं। तीसरा है पाठकों में जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए, यानी हम अपने जो मन के भाव हैं या विचार हैं उनको स्पष्ट रूप से प्रकट करें ताकि जो पाठक यानी पढ़ने वाला है वो पढ़ना शुरू करे तो उसके मन में ये आए कि इसे अंत तक पढ़ ही लूँ और वो बीच में छोड़े ना, इतना मतलब ऐसे हमें जो है उसको लिखना है। फिर है आलेख किसी ज्वलंत समस्या, घटनाक्रम, महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर भी लिखे जाते हैं। ज्वलंत समस्या पर ज़्यादातर, ज्वलंत समस्या यानी जो उसी समय कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे आजकल हमारे देश में जो है किसानों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और महामारी की समस्या यानी कोरोना महामारी जो फैली हुई है, तो ये जो ज्वलंत समस्याएं जो उस समय पे चल रही हैं उन समस्याओं पे आलेख जो है ज़्यादातर लिखे जाते हैं। तो अगला आ जाता है, इसमें नवीनता व ताजगी होनी चाहिए, मतलब नयापन होना चाहिए जब हम लिख रहे हैं। ये नहीं कि हमने जहाँ से पढ़ा और उसी को एज इट इज हमने लिखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। हमें अपने मन से जो है बना करके लिखना है, हमें अब सोचना है फिर उसे लिखना है, किसी को देख करके, किसी का लिखा हुआ याद करके वो नहीं लिखना, हमें उसमें नवीनता लानी है, ठीक है। और ताजगी संपन्नता की वो पढ़ेगा जो व्यक्ति तो उसको ये लगेगा कि हाँ इस बात को मैंने पहले नहीं पढ़ा है तो मैं आज ही पढ़ रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। अब जैसे मैं आपको वैसे ही टॉपिक एक बता रही हूँ जो आपको लिखना है उस पर, जैसे आजकल एक समस्या है एकल परिवार की, ठीक है, मतलब लोग जो है अकेले ही रहना चाहते हैं, संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करते हैं आजकल के जो बच्चे हैं। जैसे ही लड़के की शादी होती है तो वो चाहता है कि मैं अपना अलग से घर बना करके अकेला ही जो है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहूं, तो ये है एकल परिवार। तो इस परिवार, एकल परिवार की जो समस्या आजकल बहुत फैली हुई है, तो इसको हमने कैसे लिखना है, जैसे परिवार को सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। परिवार एक संस्था है जहाँ व्यक्ति को संस्कार, सुरक्षा और आगामी जीवन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होता है, यानी आगे जीवन में कैसे जीना है, संस्कार कैसे हमारे अंदर जो है हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप ही जो है वो भर डालते हैं, तो हमें वहीं से संस्कार भी मिलते हैं। भारत में हमेशा से ही संयुक्त परिवार की प्रथा रही है, लेकिन आजकल पश्चिम की नकल पर संयुक्त परिवारों का निरंतर विघटन हो रहा है, यानी लोग अब जो है संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करते हैं। संयुक्त परिवार में क्या होता था, कई पीढ़ियां एक साथ रहती थी, जैसे हमारे जो दादा हैं उनके भाई भी, उनके परिवार भी और आगे इनके बच्चे सारे आपस में मिलजुल करके रहते थे। इससे परिवार के सदस्यों में सहयोग, सहानुभूति के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा का भाव भी रहता है। लेकिन समय और परिस्थितियों में बदलाव के कारण अब संयुक्त परिवार में रहना कठिन हो गया है। इसके पीछे क्या है, मतलब सहनशीलता की कमी है। आजकल बच्चों में सहनशीलता की भावना नहीं होती है, किसी बात को वो सहन नहीं करते हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी कहते हैं उससे वो नाराज़ हो जाते हैं और उनमें संस्कारों का अभाव होता है। इसीलिए जो है अब एकल परिवार होने लगे हैं। अब स्थानाभाव के कारण भी परिवार विभाजित हो रहे हैं। अब बड़े बड़े शहरों में जगह की बहुत कमी होती है, तो इसलिए भी जो परिवार इकट्ठे नहीं रह पाते हैं। नौकरी आदि के कारण भी स्थान परिवर्तन हो रहा है, यानी बच्चे नौकरी करने लग जाते हैं तो उनके माँ बाप उनके साथ नहीं जा पाते हैं, तो उन्हें वहाँ अकेला रहना पड़ता है और बच्चे नौकरी करने के लिए बड़े शहरों में चले जाते हैं। इसी तरह से एकल परिवारों की मतलब कुछ लाभ भी हैं लेकिन कुछ हानियाँ भी हैं, इसमें कुछ नुकसान भी होते हैं। बदलती जीवन शैली से लगता है कि संयुक्त परिवारों का टिक पाना अब बहुत कठिन है। अब एकल परिवार में रहना, इसमें क्या कठिनाई आती है कि जब व्यक्ति को कहीं जाना होता है तो पहले तो ये होता था कि मतलब घर की जो लेडी है, जो औरत है या बच्चों की माँ है, वो कहीं जाती तो पीछे से बच्चों को और उसके पति को संभालने के लिए उसके सास ससुर होते थे, तो अपने आप
संभाल लेते, खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, कोई मुश्किल नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब वो कहीं पे एक व्यक्ति को, घर के किसी एक सदस्य को कहीं जाना पड़ता है तो बाकी घर में रहने वाले सदस्यों को बड़ी परेशानी हो जाती है। और फिर यदि सारे इकट्ठे जाते हैं तो घर पे कोई नहीं होता तो पीछे से चोरी होने का भी बहुत डर बना रहता है। तो इस तरह से एकल परिवार के कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फायदे भी हैं, कुछ लाभ भी हैं। अब जो है, अब मैं दूसरा आपको पॉइंट दे रही हूँ कि युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति। मान लो आज का युवक जो है वो नशे में सारा दिन झूमता रहता है ना। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। नशा आज के युवाओं ने फैशन के रूप में ले लिया है। किसी भी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर यदि शराब वगैरह जो नहीं पीते उनको ऐसा कहा जाता है ये तो बुद्धू सा है, देखना कुछ पीता भी नहीं है। तो इसलिए जो एक फैशन बन गया है, लोग जहाँ पार्टी में जाते हैं या किसी शादी ब्याह में जाते हैं वहाँ पर पी के डीजे के में झूमना, नाचना, गाना, तो ये सब पसंद करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे यह नशे की लत जो है उन पर हावी होने लगती है और जिससे उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रहता। तो इस तरह से मतलब हमें जो ये समस्याएं हैं इन पर ये आलेख इस तरह से लिखना होता है। अब तीसरा मानो मैं आपको कहूँ किसानों की समस्याओं की अनदेखी। तो आप आजकल जो है हर रोज़ टीवी में सुन ही रहे हो कैसे जो किसानों की जो समस्याएं हैं उनको सरकार अनदेखा कर देती है। कुछ समस्याओं का मतलब हल निकल जाता है, कुछ का नहीं निकल पाता है, और यदि निकालना भी चाहो तो आपस में बैठ कर के हल नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ऐसे करके जो मतलब ये ज्वलंत समस्याएं होती हैं इन पर जो है आलेख लिखना होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा आलेख किस तरह से लिखना है। इसमें पूरा विस्तार से नहीं लिखना होता है, वैसे ये लेख का ही मिलता जुलता रूप है, यानी निबंध जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखना होता है, लेकिन हमें इसमें अपने मन के विचार लिखने होते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी ये पेपर में आएगा तो इसमें 3-4 टॉपिक दिए होते हैं। जो टॉपिक आपको अच्छा लगता होगा, जो आप जिसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो और उसमें अपने शब्दों में आप लिख पाओगे तो उसे ही लिखोगे। ठीक है, थैंक यू।